बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरीके से हम ये अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस लॉजिक का फोल्डर, डेटा एक्सेस का, फॉर्म्स का और मॉडल का फोल्डर। और उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं अपना उसके अंदर क्लासेस भी बना ली थी। एक फॉर्म डिजाइन कर लिया था हमने, मॉडल की क्लास बनाई थी, बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस की एम्प्टी क्लासेस थी। इनके अंदर अभी कोई लॉजिक हमने नहीं लिखी थी, सिर्फ ये क्लासेस बना के हमने छोड़ दिए। ठीक, तो ये हमने बिजनेस लॉजिक की भी क्लास, ये देखें, अगर हम देखें बिजनेस लॉजिक की, ये भी खाली क्लास है हमारी, अभी इसमें कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं हमारी ये जो डेटा एक्सेस की क्लास है ये भी हमारी खाली है। ठीक है, एक हम काम ये करेंगे कि अच्छा, तो हम ये करेंगे कि हर उसमें फॉर एग्जांपल अभी हम इसको दोबारा वो करते हैं। ये देखें अभी फिलहाल ये खाली है हमारी, यानी बिजनेस लॉजिक की क्लास भी खाली है और डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट डाउ कहते हैं इसको। ठीक है, वो क्लास भी हमारी एम्प्टी है। फिलहाल हम इनको क्लोज करते हैं और अब हम अपना सीक्वेंस वो करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से इन बटन्स के हम क्लिक इवेंट्स लिखते हैं जो कि कंट्रोलर में लिखे जाएंगे, यानी कि इसकी जो व्यू कोड की फाइल होती है ये वाली, जहाँ ये अगर FRM पेरेंट है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड में जब आप जाएंगे तो ये फॉर्म की जो क्लास हमारे पास नजर आएगी, इसमें हम ये जो इसका कंस्ट्रक्टर है जहाँ इनिशियलाइज कंपोनेंट कॉल हो रहा है वहां पे हम इधर मजीद इसके और मेथड्स बनाएंगे। तो हम ऐड करते हैं इवेंट, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भी इवेंट ऐड हो जाएगा। दूसरा तरीका है प्रॉपर्टीज पे जाके इधर इवेंट्स और क्लिक इवेंट जो है हम उसका सेव का बना देते हैं। ठीक हो गया। फिलहाल हम सिर्फ एक काम करते हैं, कंट्रोलर से हमने कहा था कि हम बिजनेस लॉजिक कॉल करेंगे। तो किस क्लास से, इस कंट्रोलर वाली क्लास जो है ये है क्लास, इस क्लास के अंदर ये पहला, सॉरी, इस क्लास के अंदर ये पहला फंक्शन जो है ये तो कंस्ट्रक्टर है। इसको छोड़ के से ऊपर हम जहाँ क्लास के डेटा मेंबर जैसे डिक्लेयर करते हैं इस तरह हम, क्योंकि कंट्रोलर से हमने बिजनेस लॉजिक को एक्सेस करना है, तो बिजनेस लॉजिक की क्लास हमारी पहले देखेंगे किस हमारे नेम स्पेस में पड़ी है। तो वो नेम स्पेस है हमारी ये लॉगिन एप्लीकेशन प्रोजेक्ट मेन नेम स्पेस, और उसके साथ डॉट बिजनेस लॉजिक इधर आएगी। ये देखें, अगर बिजनेस लॉजिक की हम देखें तो ये इसकी नेम स्पेस है। ठीक है, तो पहले तो हम इस नेम स्पेस को उधर लिखेंगे। ये हमारे जो फॉर्म के पीछे जो व्यू कोड है इधर आके इस क्लास के एज अ डेटा मेंबर, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे, सॉरी, इसको पहले हम क्योंकि ऐसे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इस क्लास का, कौन सी, बिजनेस लॉजिक वाली क्लास का, तो हम इसको ये लिख देते हैं कि यूजिंग लॉगिन एप्लीकेशन जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है और उसके बाद फोल्डर का नाम जो बिजनेस लॉजिक है, उसको चेक करना है। तो बिजनेस लॉजिक क्लास की नेम स्पेस जो लिखी हुई है इसको कॉपी करके, ठीक है, और जो ये कंट्रोलर है हमारा वहां आके इसको ये यूजिंग डायरेक्टिव के थ्रू ऐड कर दें। अब हमारे पास ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन सी, ये पेरेंट बिजनेस लॉजिक का। ठीक हो गया, तो ये हम प्राइवेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्राइवेट, ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, कंट्रोलर है, तो इसमें पेरेंट की बिजनेस लॉजिक बनेगी और उसका नाम भी हम पेरेंट BL रख लेते हैं। और इसको हम इधर सिर्फ, अभी इसको हमने न्यू नहीं किया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। न्यू कहाँ करेंगे हम, कंस्ट्रक्टर में आके इनिशियलाइज कंपोनेंट के बाद हम आके इसको करेंगे पेरेंट BL। अब यहाँ डिक्लेयर नहीं करना, डिक्लेयर ऊपर हो गया, तो इधर इसको हम कर देंगे न्यू पेरेंट BL। ठीक है, अगर डिक्लेयर भी इधर कर रहे होते हैं तो वैसे तरीका ये था कि इसको इधर भी इधर भी हम बना सकते थे ऐसे करके। ठीक है, लेकिन हमने इधर नहीं बनाया। वजह ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि जब ये फॉर्म का ऑब्जेक्ट बने तो ही बिजनेस लॉजिक का ऑब्जेक्ट बने, वरना ना बने। ठीक हो गया, तो हमने इधर सिर्फ डिक्लेयर किया है और इधर आके इसे हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। तो इधर दोबारा टाइप इसकी दोबारा नहीं लिखनी, वजह इसकी ये है कि हम इसको ये दो दफा हमने इसको डिक्लेयर नहीं करना। ठीक है, हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। तो दूसरा तरीका ये भी है कि इसको दिस डॉट
हम पेरेंट बीएल, तो अब ये देखें वो उसी की बात हो रही है। ठीक हो गया। तो अगर इसके बारे में पढ़ना है कि दिस हमारा क्या किस चीज का रेफरेंस होता है, तो आप लिख सकते हैं कि दिस का क्या पर्पज है। ये बेसिकली करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। करंट ऑब्जेक्ट किसका? फॉर्म का, एफआरएम पेरेंट का। उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए पेरेंट बीएल। ठीक हो गया। तो ये हमने बना ली, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया ये इस नाम से, पेरेंट बीएल के नाम से। अब इसमें जो है वो क्या कहते हैं अपना, हमने क्या करना है यहाँ से सेव से पहले तो हमने हमने हम कहते थे कि कंट्रोलर में हम वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, अभी हम इधर सारा वैलिडेशन का कोड लिखेंगे। जब वो वैलिडेशन हमारी पास हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे कि इधर से हम इसको पास कर देंगे किसको? बिजनेस लॉजिक को। ने कहा था कि अगर कंट्रोलर पे वैलिडेशन पास हो जाती है तो आगे बिजनेस लॉजिक की तरफ जाएंगे, वरना इधर ही से मैसेज शो करवा देंगे फॉर्म के ऊपर कि कोई फील्ड खाली है या किसी का फॉर्मेट ठीक नहीं है। वो भी सारी कंडीशन हम लगाते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में बता देता हूँ क्या बनेगा। इधर से हम कॉल करेंगे, अगर इधर हम तब आएंगे जब क्या कहते हैं अपना हमारी वैलिडेशन पास हो जाएगी, वरना हम ऊपर ही से रिटर्न कर देंगे। तो इधर से आके हमने क्या करना है कि बिजनेस लॉजिक को कॉल करना है। वो कैसे कॉल करेंगे वो हम देखते हैं। पहले तो बिजनेस लॉजिक की जो क्लास है उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक, क्योंकि बाहर से कॉल हो रहा है उसका, और रिटर्न टाइप उसकी हम बूलियन रखते हैं, और नाम हम उसका रखते हैं सेव का, सिंपल। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है ये कह रहा है कि रिटर्न, इसमें हम जो है ना वो फिलहाल क्योंकि रिटर्न टाइप है इसलिए एम्प्टी नहीं छोड़ सकते इसको। अब ये हमने सेव कॉल करना है कहाँ से? इधर से, कंट्रोलर से। यानी किसका? जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है बिजनेस लॉजिक का, क्योंकि हमने उस क्लास को, बिजनेस लॉजिक की हमने कहा था कि क्लास होगी, तो क्लास जब होती है, क्लास का कोई मेथड कॉल होता है, मेथड कॉल होता है ऑब्जेक्ट बन के, तो ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम उसका मेथड कॉल कर रहे हैं सेव का। यानी कि जो हमारा फॉर्म का, अगर हम इस पे देखें, इससे जो सेव है यानी फॉर्म के सेव से क्या कॉल हो रहा है? बिजनेस लॉजिक का सेव। ठीक है। पेरेंट बीएल है उसका सेव। ये अब हम कहाँ पहुंच गए? इस कंट्रोल दबा के अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको बिजनेस लॉजिक के सेव में गया है। अब यहाँ आके भी हमने यही काम करना है। बिजनेस लॉजिक से हमने किसको कॉल करना होता है? डेटा एक्सेस को। तो डेटा एक्सेस की क्लास है हमारी पेरेंट डाउ, उसकी नेम स्पेस है ये प्रोजेक्ट डॉट डेटा एक्सेस का फोल्डर है। तो इसको अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, मिसाल के तौर पे हमने ये बिजनेस लॉजिक में ऑब्जेक्ट बनाना है, इधर आके इस क्लास के अंदर, नेम स्पेस के अंदर नहीं, देखें यहाँ नहीं बनाना, हमने क्लास के अंदर बनाना है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्राइवेट प्राइवेट। अब अगर मैं इधर लिखता हूँ अपनी पेरेंट डाउ, ठीक है, तो ये क्यों एक्सेस हो गई? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजिंग ये लॉगिन एप्लीकेशन डॉट डेटा एक्सेस, ये जो इसकी नेम स्पेस है वो पहले यहाँ पे बिजनेस लॉजिक के अंदर ये लिख रखी है। अगर मैं ये हटा दूंगा, ठीक है, तो ये देखें ये इसको डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, इसको नहीं मिल रही है क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ आके यूजिंग, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है लॉगिन एप्लीकेशन डॉट डेटा एक्सेस। ठीक है जी। अब ये पेरेंट डाउ हमारी बन गई। इसका भी हम इसी तरह एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे पेरेंट डाउ के नाम से, इसको भी इनिशियलाइज हो। अच्छा, इसमें अभी हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा, तो हम इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं पेरेंट बीएल का। जैसे फॉर्म का कंस्ट्रक्टर तो बना हुआ था, ये देखें फॉर्म का ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है पब्लिक, रिटर्न टाइप उसकी कोई नहीं होती, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं लिखते, नाम उसका वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। ठीक है, और ये अभी पैरामीटर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो हमने यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है बिजनेस लॉजिक का, उसको भी हम पब्लिक रखेंगे, नाम उसका वही रखेंगे जो क्लास का नाम है। और उसके बाद ये इधर आके हम क्या करेंगे, इस पेरेंट डाउ इज इक्वल टू न्यू, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, वहां हमने सिर्फ उसको डिक्लेयर किया है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यहाँ डिक्लेयर किया, तो ये पेरेंट डाउ का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर से आके बिजनेस लॉजिक की ये सेव, ये तो खैर ऑब्जेक्ट बन गया।
क्योंकि इसको हमने यूज करना है बिजनेस लॉजिक से। जब भी हम डेटा एक्सेस को चाहे सेव में चाहे अपडेट में डिलीट में, हमने कहा हर काम के लिए क्या है, कहाँ से शुरू होगा सीक्वेंस, सीक्वेंस शुरू होगा हमारा यहाँ से, फॉर्म से। फॉर्म के सेव बटन से ये कंट्रोलर, इधर सेव का क्लिक है ये, इसी तरह अपडेट का क्लिक होगा, इसी तरह डिलीट का क्लिक होगा, इसी तरह लोड का क्लिक। वहां से हमने कहा जाना है बिजनेस लॉजिक पे। बिजनेस लॉजिक में भी सेव का फंक्शन होगा, अपडेट का होगा, डिलीट का होगा, लोड का होगा। बिजनेस लॉजिक के सेव में पहले तो बिजनेस लॉजिक चेक होगी, अगर वो पास हो जाती है तो फिर हम आगे किसके चले जाएंगे, डेटा एक्सेस में। ठीक हो गया। और अगर नहीं तो फिर इधर इसे रिटर्न करवा देंगे हम। अच्छा, अगर ओके हो जाती है तो फिर हम किधर पहुंच जाएंगे, डेटा एक्सेस में। तो डेटा एक्सेस में कैसे जाना है, इसी तरीके से यहाँ से पेरेंट डाउ डॉट, इसके अंदर पहले सेव का फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर भी से इसी तरह सेव हर किसी के लिए अलग फंक्शन होंगे। पहले इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, पब्लिक पेरेंट डाउ, कंस्ट्रक्टर बन गया, इसके अंदर अभी कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा फंक्शन हम इसमें बनाएंगे पब्लिक बूलियन सेव, और इधर आके हम इधर से भी इसको रिटर्न टू। फिलहाल ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी एक्चुअल लॉजिक इसमें लिखनी है। तो बिजनेस लॉजिक से हमने, अब ये देखें, फॉर्म से हमने क्या कॉल की, बिजनेस लॉजिक का सेव, बिजनेस लॉजिक के सेव से डेटा एक्सेस का सेव, और डेटा एक्सेस के सेव में इधर हमारा क्या होगा, सारी डेटाबेस कनेक्टिविटी जो एक्चुअल हमारी इंसर्ट की स्टेटमेंट लगेगी, इंसर्ट इनटू पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल का कीवर्ड नहीं आता है, नहीं, जो टेबल का नाम है वो पेरेंट है, ठीक है, और बाकी उसमें हम अपनी वैल्यूज वगैरह देंगे। अब वैल्यूज यहाँ कहाँ से आएंगी, वैल्यूज तो फॉर्म के पास पड़ी है। इसका मतलब ये है कि फॉर्म से हमें वैल्यूज पहले वैलिडेशन करके वैल्यूज हमें बिजनेस लॉजिक को भेजनी है, और बिजनेस लॉजिक हमें जो है वो वैल्यूज आगे डेटा एक्सेस को भेजेगी, और डेटा एक्सेस वो वैल्यूज निकाल के, वैल्यूज कौन सी, ये आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, होम फोन, सिटी, स्टेट, सेल फोन, जेंडर, एड्रेस, अदर डिटेल्स, ये वैल्यूज जो है, ये 10 वैल्यूज है तकरीबन। तो ये 10 वैल्यूज जो है ये फॉर्म के जो बीटीएन सेव है, यहाँ से ये बिजनेस लॉजिक के सेव के फंक्शन को जानी चाहिए, और इसके सेव के फंक्शन से इनके ऊपर जो बिजनेस लॉजिक, इधर हमने सारी बिजनेस लॉजिक वैलिडेशन लगानी है, ठीक है। वो लगाने के बाद अगर वो ओके हो जाएगी तो फिर हमने डेटा किसका, डेटा एक्सेस का सेव का फंक्शन कॉल करना, फिर वो वैल्यू सारी इधर पास कर देनी है। ठीक हो गया। और इधर ये जो फंक्शन है, यहाँ पे जाके हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी, यहाँ से जो वैल्यूज इसको इधर मिल रही होंगी वो वैल्यूज हमने निकाल के और डेटाबेस पे सेव करवा देनी है। तो ये हमारा टोटल फ्लो है। अच्छा, अब हम इसमें वैलिडेशन तो लगाते हैं बाद में, कंट्रोलर की भी और बिजनेस लॉजिक की भी, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो कैसे पास होनी है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं फॉर्म के ऊपर, इधर से ये सारी वैल्यूज जब हम सेव के बटन पे जाएंगे तो इधर हमें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम 10 तरह के वेरिएबल्स बना लेते हैं। हम बना लेते हैं int id इज इक्वल टू txt, और ये टेक्स्ट बॉक्स के नाम अभी मैंने नहीं रखे हुए, वो नाम मैं सही रख देता हूँ पहले। हम अभी तो ये txt id डॉट टेक्स्ट, अब ये तो हमें देता है स्ट्रिंग, और हमने इसको रखना है इंटीजर में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या है, पहले हम इंटीजर आईडी है तो हम 16 में, ठीक है, डॉट पार्स का फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर हम देंगे txt id डॉट टेक्स्ट, तो वो उसका स्ट्रिंग को किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट करके आईडी को असाइन कर देगा। इसके अलावा बाकी जो हमारी चीजें हैं वो इसी तरह हम एक जेंडर के लिए भी कर लेते हैं। जेंडर के लिए हमने डेटाबेस में जो वैल्यू रखी है, अगर हम आगे यहाँ, क्योंकि मेरा वो चल रहा है, जैम को मैंने स्टार्ट कर लिया था पहले, जब मैं इसमें इधर आता हूँ दोबारा,
मैं PHP माय एडमिन में जाके, और ये चाइल्ड केयर DB है हमारा, इसके अंदर पेरेंट के टेबल में स्ट्रक्चर में आके आपको कॉलम नजर आएंगे। ब्राउज में इसके जो पहले रोज है वो नजर आती है, अभी इसमें कोई रोज नहीं है, ठीक है, तो ये 0 रोज। स्ट्रक्चर में आके आपको उनकी डेटा टाइप्स वगैरह नजर आएंगी। आपने अपने टेबल जो बना के मुझे भेजना है वो भी ये स्ट्रक्चर खोल के इसकी पिक्चर लेके मुझे भेजना है। तो ये जेंडर के लिए मैंने कैरेक्टर रखा हुआ है, ठीक है, कैरेक्टर 1 भी रख सकते हैं। दूसरा इसको हम जो, हाँ ठीक है, वन कैरेक्टर ठीक है ये। तो इसके लिए जो है वो, अगर तो 2 वैल्यूज ही होती हैं हम इसके लिए, जो बूलियन है उसके लिए टाइनी इंट भी रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ कैरेक्टर 1 ठीक है। जहाँ यस नो है वहां के लिए आप टाइनी इंट भी रख सकते हैं। तो हम इसके लिए MF या अनस्पेसिफाइड या अदर के लिए यू भेजेंगे उसको, ठीक है। तो ये है कैरेक्टर 1। तो कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे हम वहां पे भी कोड में आके, सीक्वेंस इनका जो भी रखें जेंडर के लिए, जेंडर इज इक्वल टू, अब ये भी जो है हमारा TX, सॉरी ये है, अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक लगेगी। ये कैरेक्टर जेंडर को हम इधर डिक्लेयर कर देते हैं और इधर आके हम उसके करते हैं कि अब देखें रेडियो बटन है। इफ हमने 3 रेडियो बटन बनाए, पहले का नाम है RDO मेल, इफ RDO मेल डॉट चेक, ठीक है, ये इज इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि क्या कहते हैं अपना, ये चेक भी ट्रू जब भी देता है जब वो क्लिक हुआ होता है। यानी मैं आपको फॉर्म दिखाऊं, अगर अगर इस पे क्लिक होगा तो इसकी चेक्ड की प्रॉपर्टी ट्रू देती है, अगर इस पे नहीं होगा क्लिक तो फिर इसकी चेक्ड की प्रॉपर्टी फॉल्स देगी। इसी तरह अगर इस पे होगा तो इसकी चेक्ड की प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज इसकी चेक्ड की प्रॉपर्टी फॉल्स, और इसी तरह ये। तो अब हम तीनों को अलग अलग चेक कर रहे हैं, ठीक है, इनमें से ये नहीं पता लगाना कि कौन सा चेक्ड है, ये इसके करने के बजाय इन तीनों को अलग अलग चेक करेंगे। तो इसलिए इसको, अगर ये चेक्ड, ये ट्रू तभी होगा, देखें इफ कंडीशन कब चलती है, जब ये पूरी कंडीशन जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं वो ट्रू होती है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि चेक कब ट्रू होगा, जब मेल पे क्लिक हुआ होगा रेडियो बटन पे। तो फिर इसको ये अगर इज इक्वल टू ट्रू करना ना, ये इजाफी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप ये लगा सकते हैं। तो इफ RDO मेल डॉट चेक, तो हम जेंडर के अंदर कर देंगे सेव एक कैरेक्टर और वो होगा M, ठीक है। इधर जाके else if RDO फीमेल डॉट चेक, तो जेंडर के अंदर हम कर देंगे F, और तीसरा else में आके हम इसको क्या करेंगे, तीसरा else if लगाने की जरूरत नहीं है, बस खाली else, क्योंकि कोई ना कोई जरूर चेक होगा इनमें से, ठीक है। तो ये आईडी और जेंडर के लिए हो गया। अब बाकी हमारे सारे स्ट्रिंग है, अगर हम देखें तो क्योंकि सारे varchar हैं, तो स्ट्रिंग हमारा, अब हम एक एक करके इनको बना लेते हैं। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, होम फोन, सेल फोन, इसको F नेम रख लेते हैं हम, ठीक है। F नेम इज इक्वल टू txt, ये मैंने F नेम डॉट टेक्स्ट। इसी तरह ये बाकी भी मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ। तो ये मैंने वेरिएबल्स बना लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, एड्रेस, होम फोन, सेल फोन, अदर डिटेल्स, सारे के सारे स्ट्रिंग थे। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी हमें स्ट्रिंग ही देती है, लिहाजा हमें इनको कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब ये हमने किया क्या है, टेक्स्ट बॉक्स से निकाल के इन वेरिएबल्स में वैल्यू रख ली है। अब ये 10 वेरिएबल्स हैं, देखिए, एक आईडी, एक जेंडर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम 10 की 10 के ऊपर कंडीशन, पहले तो हम यहाँ वैलिडेशन लगाएंगे सारी, ये वैलिडेशन का कोड इधर नहीं आएगा, अब इधर आएगा। तो पहले तो वैल्यूज लेंगे, वैल्यूज लेने के बाद उन पे चेक करेंगे कि एम्प्टी है या नहीं है, जो भी लॉजिक लगानी है वो भी लगाते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें कि वो लॉजिक पास हो गई, तो अब हमें ये सारी वैल्यूज किसको, बिजनेस लॉजिक को भेजनी है ना। बिजनेस लॉजिक ने इन वैल्यूज पे बिजनेस लॉजिक चेक करनी है, तो ये 10 की 10 वैल्यूज उसको मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब ये फंक्शन को जा रही है, तो इसका मतलब है 10 पैरामीटर्स हमें यहाँ बनाने पड़ेंगे, ठीक है।
आईडी मतलब इसको भेजना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसको जेंडर भेजना पड़ेगा, और भी जो चीजें हैं हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसी तरह ये करके सारे 10 के 10 जो है वो बनाने पड़ेंगे। ये एक मसला है। उसकी वजह ये है कि फर्ज करें कल को हमारे टेबल में कोई कॉलम ऐड हो जाता है। अव्वल तो वैसे ही आप ये देख समझे कि अगर कोई ऐसा टेबल है जिसके 20 कॉलम्स हैं या 30 कॉलम्स हैं, तो ऐसा फंक्शन जिसके 30 पैरामीटर्स होंगे, उस फंक्शन की रीडेबिलिटी क्या होगी, यानी कि वो कोड लिखा हुआ कैसा लगेगा, उसको पढ़ना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, तो और फिर सीक्वेंस भी गड़बड़ हो सकता है अगर हम क्या कहते हैं अपना इतने सारे पैरामीटर्स जा रहे होते हैं, तो प्रोग्रामर के लिए लिखना ऑब्वियसली मसला है उस फंक्शन को कॉल करना। अब इस काम के लिए हमने बेसिकली बनाई थी अपनी, यानी वन ऑफ द पर्पसेस जो है इसके हमारी मॉडल वाली क्लास के, वो ये थे। अब हम बताते हैं कि क्या था। इन 10 वैल्यूज को हम इसको नहीं भेजेंगे। ये 10 वैल्यूज किसकी हैं? ये पेरेंट के रिकॉर्ड की हैं। ये सारी की सारी पेरेंट ऑब्जेक्ट से बिलोंग करती है। तो अगर हम इन 10 वैल्यूज से मिला के एक पेरेंट का ऑब्जेक्ट इधर बना लें, पेरेंट जो हमने अब मॉडल के अंदर क्लास बनाई थी, पेरेंट p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, सॉरी ये जो अब ये है गड़बड़, असल में ना ये इससे क्या कहते हैं अपना वो हो गया है। हम इसको यहाँ मॉडल की क्लास जो है पहले हम उसको इंपोर्ट करते हैं यूजिंग लॉगिन एप्लीकेशन डॉट मॉडल, और इधर आके हम अब ये न्यू जो पेरेंट है अब हम बनाएंगे, तो वो पहले और पेरेंट क्लास को कॉल करता है। इसका जो है इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना वो खाली कंस्ट्रक्टर नहीं है, मतलब इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमें 10 की 10 वैल्यूज देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये मसला नहीं है क्योंकि ये एक दफा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, या आपने ये भी नहीं देना तो इसके बाद आप आके इसको खाली अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया होता पेरेंट क्लास, ये मॉडल वाली क्लास है हमारी, मॉडल वाली क्लास मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये जिसके अंदर हमने ये सारी की सारी चीजें बनाई थी। तो आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज भी क्योंकि हमने बना रखी है, तो हम ये कर सकते हैं कि इधर आके इसको खाली एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना के फिर p डॉट आई डी इज इक्वल टू पर से ये आईडी वाला वेरिएबल और p डॉट फर्स्ट नेम इसी तरह सारे सेट कर दें। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम p पास कर दें सिर्फ, तो ये इस कोड की रीडेबिलिटी जो पहले वाला कोड था उसकी निस्बत बहुत बेहतर होगी। तो ये हमारी मॉडल वाली क्लासेस का फायदा होता है। अब यही आगे चलती है, बस सारा कुछ ये जो वैल्यूज होती है टेक्स्ट बॉक्स से, ये 10 वैल्यूज है, ये 15 है, ये 20 है, जो भी है, ये सारी की सारी कंट्रोलर की हद तक रहती है। कंट्रोलर से आगे बिजनेस लॉजिक को भी मॉडल वाली क्लास का ऑब्जेक्ट पास होता है। ठीक है, पेरेंट का रिकॉर्ड जाना है तो पेरेंट जाएगा, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड जाना है तो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, प्रोडक्ट कैटेगरी है तो वो जाएगा, यूजर का ऑब्जेक्ट है तो यूजर यानी यूजर का फॉर्म है तो यूजर का ऑब्जेक्ट आगे जाएगा यूजर की बिजनेस लॉजिक की क्लास को। और इसी तरह अगर आपका प्रॉपर्टी का है, लॉन्ड्री के है, जो जो भी आपकी क्लासेस बनी हुई है आपके सिस्टम्स में, सेल का है, तो वो सारे के सारे जो है वो उनके कंट्रोलर तक वो सारी ये वैल्यूज अलग अलग होती हैं। कंट्रोलर से आगे बिजनेस लॉजिक को, और बिजनेस लॉजिक से आगे डेटा एक्सेस को जो है वो उस मॉडल वाली जो उसकी क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट बन के जाता है। उससे ये जो इन फंक्शंस की जो बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस के फंक्शन है उनकी रीडेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो एक तो रीडेबिलिटी का, दूसरा एक और भी है इसमें, जब चेंज आता है उस चेंज को भी हैंडल करना आसान है। वो चेंज ये है कि फॉर एग्जांपल कल को हमारे पेरेंट के टेबल में एक कॉलम ऐड होता है, तो हमें पेरेंट की टेबल में जाके चेंज करना पड़ेगा, वहां एक कॉलम ऐड होगा, उसके बाद हमारी मॉडल वाली क्लास में चेंज होगा और फॉर्म पे चेंज होगा। इसके बाद आगे जो है इनके फंक्शन के की डेफ ये जो इसकी, यानी इसमें ये नहीं होगा कि इसमें पहले 10 पैरामीटर से तो 11 हो जाएंगे, इसमें एक ही पैरामीटर जाता रहेगा। हाँ, अंदर हो सकता है लॉजिक के अंदर कुछ चेंज आ जाएगा, अगर हम उसमें जो सेव का बिजनेस लॉजिक है वहां पे अगर हमने उसको चेक करना है तो वो तो स्टेटमेंट्स आएंगी, लेकिन इसके इसके जो सिग्नेचर है इसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब यही काम हमने करना है। अब हम इसको तरीके से चलते हैं। अब ये सारी की सारी इन पे हम वैलिडेशन लगा लेते हैं। वैलिडेशन हम फिलहाल हमारा फॉर्म क्या है उसके हमने रूल्स डिफाइन, बेसिकली तो ये तो रिक्वायरमेंट्स में डिफाइन होते हैं हमारे कि इसमें क्या चीजें एम्प्टी होनी चाहिए क्या नहीं।
हम फिलहाल ये कर लेते हैं कि इनमें से जो है वो आईडी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और फोन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एड्रेस एम्प्टी नहीं होना चाहिए। आईडी, फर्स्ट नेम, होम फोन और एड्रेस, इन 4 पे लगा लेते हैं। बाकी अगर एम्प्टी भी होंगे तो हम जाने देंगे, लेकिन वो तभी होगा, सिटी अगर एम्प्टी, स्टेट एम्प्टी भेजता है, कि अगर हमने डेटाबेस के अंदर, मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ, डेटाबेस के अंदर हमने ये जो कॉलम्स हैं हमारे, अगर आप इनको देखें तो डेटाबेस के अंदर हमने नल, सबके अंदर नो 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 आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं आ सकता किसी पेरेंट का जिसका फर्स्ट नेम कुछ ना हो, या लास्ट नेम कुछ ना हो, या जेंडर कुछ कोई ना भेजे हम, या एड्रेस कुछ ना भेजे, या सिटी ना भेजे, या ये नो आ रहा है। या तो फिर हम इनको, अगर ये रूल्स में है ये चीज कि ठीक है सिर्फ यही नेसेसरी कॉलम्स हैं कि आईडी, फर्स्ट नेम, और हमने कहा एड्रेस और होम फोन, तो फिर बाकी जो है जैसे ये लास्ट नेम है इसको हम चेंज करेंगे, और यहाँ से आगे आगे ये जो नल लिखा है इसको हम चेक करके सेव करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे ये अब ये यस आ गया। इसका मतलब है अलाउ नल वैल्यूज ट्रू हो गई इसमें, मतलब ये कि यस कि इसमें नल वैल्यूज आ सकती है। नल वैल्यू का मतलब कि एक ऐसा रिकॉर्ड जिसके अंदर बाकी कॉलम में तो वैल्यू होगी लेकिन इसमें ना भी हो तो चल जाएगा। अदरवाइज अगर ये नो था तो उससे क्या होगा, से ये होगा कि ये रिकॉर्ड एंटर नहीं करने देगा जब तक आप सारे कॉलम में वैल्यू नहीं देंगे, ये डेटाबेस एरर देगा। ठीक है, तो ये वाली चीज देख के वो करनी है हमने। तो चले हम इसको फिलहाल जो है वो इसको नल करते हैं, ट्रू इसको भी और जेंडर को भी, जेंडर को भी नेसेसरी कर देते हैं हम, और एड्रेस भी नेसेसरी है, सिटी को हम चेंज कर देते हैं, इसको नल कर देते हैं। टोटल एड्रेस जो है ना वो सारा कुछ उसमें आ जाए, बाकी सिटी अलग अलग और स्टेट प्रोविंस जो है ना वो अलग अलग रखने की। ये देखिए ये यस हो गया, ये यस हो गया, इसका मतलब इन दो को हम स्किप कर सकते हैं, बाकियों को चेक करेंगे कि वो एम्प्टी तो नहीं है कहीं। इसी तरह स्टेट प्रोविंस को भी हमने ये नल जो है, ये नल, इसको ये देखिए ये नल आ रहा है, इसको सेव करेंगे। और फिर होम फोन को नहीं, ये नेसेसरी है, सेल फोन को हम स्किप कर सकते हैं। और अदर डिटेल जो है ये भी हमारा, इसको भी हम नल ट्रू करेंगे। नल ट्रू का मतलब है कि इसमें खाली कॉलम जा सकता है। अब नेसेसरी कितने हो गए, आईडी, फर्स्ट नेम, जेंडर, एड्रेस और होम फोन, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन 5 के ऊपर हम चेक करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। फिलहाल हम ज्यादा डिटेल उसमें नहीं जाते, इन 5 के ऊपर ही हम वैलिडेशन करेंगे। ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स में आए हुए हैं, तो हम इनको चेक करेंगे कि इफ, बल्कि ये तो इधर ही इशू आ जाएगा, अगर ये आईडी ये खाली था तो ये कास्ट इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको बल्कि पहले ही चेक करते हैं इधर, इफ txt id डॉट टेक्स्ट डॉट, ये इसका फंक्शन है डॉट इज नल और एम्प्टी, उसके अंदर हम ये पास करेंगे। ठीक है, अगर है तो हम इधर ही से, फिलहाल हम इसको मैसेज बॉक्स डॉट शो कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम एक इधर फॉर्म पे लेबल लगा के, एक इधर नीचे इसके इधर यहाँ एक लेबल लगा के मैसेज शो करवा दें, उस लेबल का टेक्स्ट इधर से चेंज कर दें। ठीक है, फिलहाल हम इसको इस तरह जाने देते हैं, कैन नॉट बी एम्प्टी, इधर ही से हम इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक हो गया, आगे जाएंगे नहीं। तो नीचे ये तभी आएगा, आके आईडी के अंदर तभी वैल्यू लेगा जब
ये होगी इसमें। तो अब हम सारे चेक्स अगर इधर लगाना चाहते हैं इधर ही लगा लें, वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो एम्प्टी है उनको हम निकाल के इधर रखें ना। अच्छा, तो आईडी के बाद हमने कहा था फर्स्ट नेम भी नहीं हो सकता, यही वाली कंडीशन, इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं और इधर लगाते हैं किसके लिए, अलग अलग इफ लगाना है, एल्स नहीं लगाने। मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था लॉगिन वाली कंडीशन में। आईडी के लिए, फर्स्ट नेम के लिए, उसके बाद हमने कहा था होम फोन के लिए, एड्रेस के लिए और हमारे जेंडर के लिए। ठीक है, ये 5 के लिए। तो ये हो गया पहले हमारा txt id, फिर हमने कहा txt ये f नेम, इसको हम करेंगे कैन नॉट बी एम्प्टी, इसको इधर से जाके हमने कहा था कि होम फोन, txt home phone dot text कैन नॉट बी एम्प्टी, देखें खाली रिटर्न है, मतलब बाहर निकल जाएगा मैसेज बॉक्स शो करवाने के बाद। होम फोन के बाद हम txt एड्रेस, और इधर हम जेंडर के लिए जो कंडीशन लगाएंगे वो ये नहीं होगी। अच्छा, जेंडर जो है ना वो खाली नहीं हो सकता, उसकी वजह, इसको हम स्किप करेंगे। उसकी वजह ये है कि एक काम हम ये करते हैं कि इनमें से मेल को या फीमेल को, किसी एक को जो है ना, आप इसकी जो चेक्ड की प्रॉपर्टी होती है, ये चेक की, उसे बाय इसे आके आप ट्रू कर दें, इसकी प्रॉपर्टी में से ट्रू कर दें। तो इसका मतलब है जब भी फॉर्म चलेगा तो बाय डिफॉल्ट ये क्लिक हुआ होगा। किसी और पे करता है तो वो चेक उसकी ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज मेल की तो चेक होगी, लिहाजा ये खाली नहीं होगा किसी भी सूरत। तो इसलिए उसके लिए लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 लग गए, 5वां जेंडर को हमने उस तरह हैंडल कर लिया। अब ये बाकी सारी चीजें हमने ये वेरिएबल्स ले लिए। इसका मतलब है जब यहाँ वैलिडेशन आएगी तो ये इधर आएगा ही तब जब वो वैलिडेशन हमारी जो है वो बेसिक पास हो चुकी होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आने के बाद अब हमने क्या करना है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये देखिए जब हम इसको लिखते हैं इस तरह तो ये हमें लिस्ट देता है, इसमें ये बता रहा है कि ये कौन सी क्लास है। तो ये वाली क्लास नहीं हमने बनानी, ये कंट्रोल डॉट पेरेंट है, ये तो कोई और क्लास है। ठीक है, हम इसको खाली पेरेंट लिखते हैं तो हमारी क्लास यहाँ नहीं आ रही है। ठीक है, हालांकि हमने इसको यहाँ पे मॉडल को वो कर रखा है। थोड़ा सा इशू, एक मिनट, अभी यहाँ पे आ जाएगी क्लास। क्योंकि असल में ना ये दो ऐसी नेम स्पेसेस आ रही हैं। अगर अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि हम यहाँ मॉडल डॉट पेरेंट, हम इसको पूरा इसकी यानी कि फुली क्वालिफाइड नेम लिख सकते हैं, पेरेंट मॉडल डॉट पेरेंट इज इक्वल टू न्यू, क्योंकि मॉडल तक हमने यूजिंग किया हुआ है इसको। अब यहाँ पे असल में दो नेम स्पेसेस ऐसी आ रही हैं जिन दोनों में पेरेंट के नाम की क्लास है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि आप उसकी नेम स्पेस या तो पूरी नेम स्पेस लिख दें, लॉगिन एप्लीकेशन डॉट मॉडल डॉट पेरेंट स्पेस पी ऑब्जेक्ट का नाम, ये पूरा क्लास का नाम हो गया फुली क्वालिफाइड, स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू। अब ये पेरेंट देखें, अब ये आगे क्योंकि इधर टाइप वो है तो अब ये बता रहा है लॉगिन एप्लीकेशन डॉट मॉडल डॉट पेरेंट, पहले कंट्रोल वाली क्लास आ रही है। यहाँ पे जो है ये मांग रहा है हमारे, ये इसका कंस्ट्रक्टर ही यही है। ठीक है, तो हम ये वैल्यू दे देते हैं, पहले है आईडी हमारा, दूसरा है फर्स्ट नेम, हमने वेरिएबल एफ नेम दिया है, फिर लास्ट नेम उसको एल नेम, फिर उसके बाद जेंडर, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद सिटी और स्टेट। अच्छा, अब बाकी अगर एम्प्टी है, जिस तरह लास्ट नेम अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी ही सेव हो जाएगा डेटाबेस में। अच्छा, स्टेट तक हो गया, फिर उसके बाद है हमारा होम फोन, होम फोन के ये वेरिएबल का नाम रखा है। जो ऊपर वेरिएबल नजर आ रहे हैं नाम, ये उसके
पेरेंट क्लास के अंदर जो हमने कंस्ट्रक्टर में जो नाम रख रखे हैं, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, पेरेंट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, ये रहा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये इनके नाम आ रहे हैं और हमने निकाल के वैल्यूज ये इधर से भेज रहे हैं, तो इधर के वेरिएबल्स के नाम हमने पास करने हैं। होम फोन के बाद क्या है हमारा, जैसे हम देख लेते हैं अपनी पेरेंट की क्लास में से, होम फोन के बाद हमारा सेल फोन और अदर डिटेल्स ये है, और अदर डिटेल्स, ठीक हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त ही हमने उसके अंदर सारी चीजें सेट कर दी। अब ये जो सेव है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये पेरेंट का ये पी पास कर दिया, ठीक है, और इसके सेव के फंक्शन में आके अभी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कौन सी, क्योंकि ये मॉडल वाली क्लास है तो इधर भी हम इसको लिखेंगे पूरी, कौन सी क्लास हमें यहाँ यूज करनी है, यूजिंग लॉगिन एप्लीकेशन डॉट, ठीक है, और यहाँ आके हम लिखेंगे पेरेंट, सॉरी पेरेंट। अब ये देखें, ये पेरेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है लॉगिन एप्लीकेशन डॉट मॉडल डॉट पेरेंट, पेरेंट पी, ठीक हो गया। अब इस पी में से हमने अगर कोई बिजनेस लॉजिक लिखनी है तो कैसे निकालेंगे हम उसके ऊपर बिजनेस लॉजिक, इफ पी डॉट, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी आईडी, वो हम चेक कर ले डेटाबेस में ऑलरेडी है या नहीं है, इज इक्वल टू ये, तो हम इसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं फिर इसी तरह जैसे हमने वहां किया था, ठीक है। फिलहाल हमारी कोई बिजनेस लॉजिक नहीं है इस पेरेंट क्लास की, तो हम बिजनेस लॉजिक यहाँ से स्किप करेंगे। सिंपल क्या अगर होती है तो इसको इधर लग जानी थी, ठीक है, और आगे क्लासेस आएंगी जिनके अंदर हम लगाएंगे। इसको फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि एज इट इज उठा के किसमें पास कर देंगे, इस पी को इधर आया, किसमें बिजनेस लॉजिक की, ये बिजनेस लॉजिक का सेव का फंक्शन है, और बिजनेस लॉजिक के सेव के फंक्शन पे पहले आके बिजनेस लॉजिक वैलिडेशन, अगर कोई रूल्स है इफ एल्स वो लगेंगे, उसके बाद आके हम अगर वो पास हो जाएंगे तो हम डेटा एक्सेस का ये डाउ ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है हमने, इसका सेव का फंक्शन कॉल कर देंगे, उसमें ये ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो उसका जो फंक्शन है हम उसमें जाते हैं, ये पेरेंट की डाउ, यहाँ पे जाके भी हमने यहाँ भी हमें इसको रिसीव करना है पेरेंट की क्लास को, मॉडल की क्लास को, तो इसमें हम ये लॉगिन एप्लीकेशन डॉट मॉडल इधर भी लिख देते हैं, और इधर जाके हम पेरेंट भी, अच्छा जी, तो ये डेटा एक्सेस में यहाँ से पास हो गया। अब हम उल्टा चलते हैं, अगर तो इधर डेटाबेस कनेक्टिविटी सही हो जाएगी, डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, डेटाबेस से जो रिजल्ट आता है वो हम चेक करेंगे कि अगर ये हो गया है तो इसको हम रख लेते हैं, एक बुलियन रख लेते हैं, बूल या बुलियन एक ही है, ठीक है, तो एक ही के दो नाम है, बूल हम रख लेते हैं रिजल्ट, शुरू में इसको फॉल्स करते हैं हम, और इधर आके हम रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं। ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू होगा अगर हम क्या कहते हैं अपना, हमारा इधर सक्सेसफुल सेव हो जाएगा तो हम इसे ट्रू करेंगे, वरना बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होगा। तो अगर ये फॉल्स, जो भी ये रिटर्न होगा सेव हुआ, तो यही चीज हम यहाँ से अब रिटर्न ट्रू करने के बजाय हम इसको, क्योंकि ये सेव किसका है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का सेव है, तो जो वो रिटर्न करवा रहा है अगर हो गया सेव तो ट्रू आएगा, अगर नहीं सेव हुआ तो फॉल्स आएगा, वही हम एज इट इज यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं। और इधर से किससे, बिजनेस लॉजिक, डेटा एक्सेस से बिजनेस लॉजिक पे आए, बिजनेस लॉजिक से वापस कहाँ जाएंगे, जहां से बिजनेस लॉजिक का कॉल हुआ था इधर, तो इधर आके हम उसमें फिर इधर बूल रख लेते हैं, बूल रिजल्ट इज इक्वल टू ये बिजनेस लॉजिक से जो आया। अब इधर आके हम कह सकते हैं कि इफ रिजल्ट कर लें, या इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, ये रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू करना इजाफी है, पहले भी बताया, क्योंकि अगर वो खुद बूलियन है तो इफ ट्रू, रिजल्ट ट्रू कब आएगा, जब सेव होगा, तो इफ ट्रू कंडीशन ट्रू होगी तो ये नीचे आ जाएगा, इधर आके हम इसको मैसेज बॉक्स डॉट शो करवा देंगे, और सेव्ड, एल्स में हम मैसेज बॉक्स डॉट शो करवा देंगे,
कैन नॉट सेव। अभी ये तो अगर नहीं सेव हुआ तो ये तो बता देगा कि नहीं सेव हुआ, लेकिन ये नहीं बताएगा कि क्या मसला आया था। उसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, वो हम बाद में देखेंगे। इसी स्ट्रक्चर में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी अपनी पुट करेंगे, इसी लेयर्ड आर्किटेक्चर में। तो अभी ये तो ठीक है, ये सेव जो बिजनेस लॉजिक का सेव है वो डेटा एक्सेस के सेव को कर रहा है। तो डेटा एक्सेस के सेव में क्या काम करना है? अब यहाँ पे जाके हमारी वो जो हमने इसके अंदर को याद होगा, हमने यहाँ पे अपनी जो लाइब्रेरीज ऐड की थी रेफरेंसेस में, हमने mysql.data और ये हमारी इधर आएंगी। ठीक है, तो हम यूजिंग mysql.data.mysql क्लाइंट इसको, और यहाँ पे जाके हम फिलहाल इसी के अंदर बनाते हैं mysql कनेक्शन का ऑब्जेक्ट on is equal to new mysql कनेक्शन के अंदर आपको बताया था कि हम क्या देते हैं, अपने होस्ट का नाम, सर्वर का नाम, ठीक है, और यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक हो गया, ये 4 चीजें लिखेंगे। सर्वर इज इक्वल टू लोकल होस्ट, अभी हमारा इधर चल रहा है, और UID इज इक्वल टू रूट सेमीकोलन, पासवर्ड इज इक्वल टू खाली, पासवर्ड कुछ नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें ना, इसको स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे, पता चल जाएगा 4 चीजें, सर्वर, यूजर आईडी, ये यूजर आईडी, पासवर्ड, डेटाबेस का कि किस, क्योंकि वहां पे प्रिविलेजेस लगी हुई हैं। ये जो कनेक्टिविटी वाला लेक्चर था तीसरा, उसमें आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद डेटाबेस का नाम हमारा है child_care_db। ठीक है, child_care_db, आप जो भी नाम रखेंगे डेटाबेस का वो इधर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम ट्राई कैश लगाते हैं, क्योंकि कनेक्शन का जो भी सारा काम है ट्राई कैच में होता है। क्यों होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, इसके ऊपर बाद में आएंगे, फिलहाल हम बात नहीं करेंगे इसमें। एक्सेप्शन EX और इधर मैसेज बॉक्स, शो ये EX.message, ये जो है हमारा, ये मैसेज बॉक्स क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि क्या कहते हैं, ये मैसेज बॉक्स हमारी जिस, ये देखे ना, ये डेटा एक्सेस किया है, तो इसके अंदर हमारी ये तो यहाँ नहीं, system.windows.forms.messagebox ये है। ठीक है, तो इसको system.windows.forms जो है ये हम यूजिंग में बना, ये सारा पूरा नाम इधर आ रहा था, ये देखें। ठीक है, तो हम इससे मैसेज बॉक्स तक करना है, तो फॉर्म्स, मैसेज बॉक्स तो क्लास है, फॉर्म्स तक की नेम स्पेस है, इसको आके हम इधर, सॉरी ये काम यहाँ नहीं होना चाहिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो यहाँ नहीं होगा, यहाँ से हम रिटर्न, यहाँ से हम इसको रिजल्ट को करेंगे फॉल्स, क्योंकि ये हमारी, अब ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गलती, बहुत बड़ी गलती होने लगी थी, वो ये है कि हम देखें हम कहाँ हैं, बैकएंड पे। ठीक है, हम UI पे नहीं है, कंट्रोलर पे नहीं है, और मैसेज बॉक्स एक स्क्रीन की चीज है। ठीक है, यानी यूजर इंटरफेस की चीज है। तो वो डेटा एक्सेस में उसका क्या काम है, तो उस तरह की कोई चीज यहाँ यूज नहीं करनी। यहाँ पे वो वाली हमने क्या कहते हैं अपना, वो वाली नेम स्पेसिस भी हमने नहीं रखनी, क्योंकि हमने इसको कहा था कि हम ये, अगर ये उस टेक्नोलॉजी में करना है कि अगर हम इसको पीछे मोबाइल के बैकएंड से कनेक्ट करना चाहिए, वेब के बैकएंड से कनेक्ट करना चाहे तो भी कर सके। ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट को फॉल्स कर देंगे बस हम, बल्कि रिजल्ट हमारा ऑलरेडी फॉल्स है, तो यहाँ पे कुछ भी करवाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इधर आके हम con.open और con.close, ये जो मैसेज बॉक्स में शो करवा रहा था वो यहाँ नहीं आना। उसकी वजह ये है कि ये मैसेज बॉक्स एक UI की चीज है, और हम डेटा एक्सेस में बैठे हैं, तो डेटा एक्सेस में UI की कोई टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए। तो ये ओपन और क्लोज, इसके दरमियान में हम ये कोड करते हैं। ये मैं साथ ही कर देता हूँ इसलिए कि इसको भूल ना जाए। अच्छा, तो हम पहले तो ये देख लेते हैं हमारा कनेक्शन सही बन गया। उसके लिए आप लोगों ने अगर टेस्ट करना है तो पहले आपने ये करना है कि आप अपने XAMPP को स्टार्ट करना है, और स्टार्ट, ये इसको अपाची को भी MySQL को, दोनों को स्टार्ट कर लें, ये दोनों ग्रीन हो जाए, आगे पोर्ट लिखी आ जाए। उसके बाद जाके आप अपने जो आपका ब्राउजर है
ब्राउजर पे आप क्या कहते हैं जाके चेक कर लेंगे आपका ये phpMyAdmin चल रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट पे ये हम जाते हैं चाइल्ड केयर डीबी पे, ठीक हो गया। ये अगर चल रहा है इसका मतलब है कि आपका वो कनेक्टेड है, ठीक हो गया। अब हम इधर आके इसको पहले जरा हम रन कर लेते हैं, देखते हैं ये program.cs में हमारा यही सेट हुआ हुआ है या नहीं। program.cs में हमारा FRM पेरेंट ही सेट हुआ हुआ है, यही पेरेंट वाला फॉर्म है हमारा। इसका डिजाइनर दिखाता हूँ आपको, ये जो बनाया था। इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये सेव नहीं होगा, अभी सिर्फ कनेक्शन बना है, सेव वाला काम अभी हम करते हैं। और अभी ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा क्योंकि हमने वहां से अभी जो डेटा एक्सेस थी उसमें से हमने उसको ये क्या कहते हैं उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा था रिजल्ट को। अभी वो सेव होना था तो हमने उसको ट्रू करना था, क्योंकि अभी वो नहीं किया सेव हमने तो इसलिए वो ट्रू भी नहीं हुआ। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारा फॉर्म चल रहा है। इसको मैं अगर वैल्यूज, एक मिनट, वैल्यूज पहले इसमें दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं वैल्यू दिए बगैर सेव करूंगा तो ये देखेंगे आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी, ये इधर ही से वो हो जाएगा। तो आईडी मैं दे देता हूँ वन ही आईडी दे देता हूँ, फर्स्ट नेम दे देता हूँ अली, और हमने होम फोन कहा था, होम फोन, ठीक है। सिटी स्टेट छोड़ देते हैं, जेंडर मेल है, एड्रेस हम दे देते हैं इसको ठीक है। तो सेव करते हैं। ये रिकॉर्ड कैन नॉट बी सेव, ये जो आ रहा है अगर कोई और मसला होता तो वो एक्सेप्शन डेटाबेस की आती, ठीक है। हमने वैसे उसको शो नहीं करवाया है, लेकिन ये रिकॉर्ड कैन नॉट बी सेव्ड ये उसकी वजह से आ रहा है हमारे, क्योंकि वो मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट हमने उसको फॉल्स रखा है। अब हम वापस आते हैं अपने कोड की तरफ, और इधर से देखेंगे क्या हुआ है कि सेव के बटन से हमने वैलिडेशन करके उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज निकाल के जो भी स्क्रीन के एलिमेंट्स थे उससे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। मॉडल की क्लास का जो भी फॉर्म है उसके अगेंस्ट जो मॉडल की क्लास है वो बनाई, जैसे पेरेंट का फॉर्म है तो पेरेंट की मॉडल की क्लास, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट हमने किसको पास कर दिया, ये देखें बिजनेस लॉजिक को। बिजनेस लॉजिक के अंदर के सेव के फंक्शन में जाके हमने अभी यहाँ पे बिजनेस लॉजिक वैलिडेशन अगर कोई होती तो वो आती, उसके बाद हमने कौन सा कॉल कर लिया फंक्शन, डेटा एक्सेस का सेव का फंक्शन, डेटा एक्सेस के सेव के फंक्शन, और इसी पी को पास किया। डेटा एक्सेस के सेव के फंक्शन में जाके हमने ये डेटाबेस कनेक्टिविटी अब यहाँ करनी है। तो ये सीक्वेंस बना है। अब हम यहाँ जाके अपनी कमांड बनाते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रिंग में कमांड cmd, ठीक है, इसमें हम ये इंसर्ट की स्टेटमेंट यहाँ आएगी। इसको इसका सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारे है वो डेटाबेस से आपको नजर आ जाएगा, जाके आप डेटाबेस में देख सकते हैं क्या है टेबल का नाम। पेरेंट के अंदर आके स्ट्रक्चर में, सॉरी ये पेरेंट है टेबल का नाम, ठीक है। ये कॉलम के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कॉलम के नाम नहीं लिखने हैं तो फिर तो कॉलम की तरतीब याद रखनी है। ये आपको डेटाबेस खोल के ही काम करना पड़ेगा, या फिर ये कि कॉलम के नाम लिखने हैं। आईडी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, जेंडर, एड्रेस, सिटी। ये मैं बताता हूँ इससे क्या मतलब है। इंसर्ट इनटू पेरेंट था टेबल, सॉरी स्मॉल पेरेंट था टेबल का नाम, वैसे ये मैटर नहीं करता, ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन हम फर्क करने के लिए कि कीवर्ड्स और नॉर्मल उनको फर्क करने के लिए। तो अगर तो आपने कॉलम्स के नाम लिखने हैं ना, यहाँ पे कॉलम्स के नाम आते हैं, फिर वैल्यूज का कीवर्ड आता है, और उसके बाद जो है फिर वो वैल्यूज आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो अगर कॉलम के नाम नहीं देने, जैसे कॉलम के नाम आईडी और उसके बाद मैं एड्रेस इधर दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है वो वैल्यूज अपनी मर्जी से पहले आईडी का वैल्यू पास कर दूं, कहाँ से निकाल के, वो इधर इस ऑब्जेक्ट में मुझे मिल रही है पैरामीटर में, ठीक है, वहां से निकाल के मैं इसको पास कर दूं।
तो मुझे सीक्वेंस यहाँ पे मैं जो सीक्वेंस लिखूंगा उसी सीक्वेंस से वैल्यूज यहाँ देनी पड़ेंगी। और अगर मैं ये यहाँ से स्किप करता हूँ, यानी कि कॉलम्स के नाम नहीं देता आगे, सिर्फ टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, आगे वैल्यूज, अब यहाँ पे जो वैल्यूज आनी है ये लाजमी तौर पे उसी सीक्वेंस में आनी है जिस सीक्वेंस पे ये इधर दी हुई है, यानी टेबल में दी हुई है, आईडी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये आप देख लें, आपकी जो भी चॉइस है, बेहतर वैसे यही है, प्रेफरेबल कि आप यहाँ कॉलम के नाम दें। ठीक है, कॉलम्स के नाम दें यहाँ पे, तो हम वही दे देते हैं कॉलम्स के नाम। अब यहाँ पे ये जो कॉलम के नाम आने हैं, ये आने हैं क्या कहते हैं अपना, जो टेबल में कॉलम के नाम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अगर इसमें कोई आगे पीछे हो भी जाए तो फिर उसी सीक्वेंस से, आपको पता लग रहा होगा कि किस सीक्वेंस से यहाँ दिए, उसी सीक्वेंस से वैल्यूज यहाँ देने। बेशक ये सीक्वेंस वही सीक्वेंस फॉलो कर लें आप जो टेबल में है, लेकिन यहाँ पे लिखा होना चाहिए, उससे पता चल जाता है। मैं बार बार उधर से स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, मैं मुझे कॉलम्स के नाम उधर से देख के और मैं इधर एंटर कर देता हूँ। जेंडर, उसके बाद सिटी है, स्टेट है, अब मैं यहाँ से नहीं देख रहा, एड्रेस है, मुझे पता है कि ये क्या कहते हैं अपना, आगे पीछे भी हो सकता है, तो ये कॉलम के नाम बस ये होने चाहिए। इसके अलावा क्या था, होम फोन था, होम अंडरस्कोर, कॉलम के नाम सही होने चाहिए। होम अंडरस्कोर फोन है, और स्टेट अंडरस्कोर प्रोविंस है, खाली स्टेट नहीं है, स्टेट अंडरस्कोर प्रोविंस है, होम अंडरस्कोर फोन, और सॉरी सेल अंडरस्कोर फोन, और अदर अंडरस्कोर डिटेल, सेल अंडरस्कोर फोन और अदर अंडरस्कोर डिटेल्स। अब ये आ गया, 10 हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी। अब यहाँ वैल्यूज कैसे देनी है, वैल्यूज हमें कहाँ मिल रही है, वैल्यूज हमें इस ऑब्जेक्ट में मिल रही है। ठीक है, तो इससे निकाल के, अब ये तो एक स्ट्रिंग हमने बनाया, तो या तो हम इसमें कंकैटिनेट करवाएं, यहाँ ऐसे करके कंकैटिनेट यानी प्लस करके, फिर यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल चक्कर हो जाता है। ठीक है, जैसे p.id, फिर यहाँ कॉमा डालें, वो ये बड़ा लंबा चक्कर, इसका आसान तरीका क्या है वो बताओ। अब जो हमने वैल्यूज इसके अंदर से निकाल के इसके अंदर डालनी है और हमने इसको कंकैटिनेशन से बचाना है, उसका तरीका ये है कि आप स्ट्रिंग के शुरू में आके डबल कोट से पहले डॉलर साइन लगाएं। ठीक है, अब क्योंकि ये बड़ी वो है अपना स्ट्रिंग है, तो ये मल्टीपल लाइंस में स्पैन कर सकता है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे देना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, ये इसने इधर प्लस खुद कंकैटिनेट कर दिया, और इधर भी फिर ये अलग से ये आएगा। पहली चीज तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, इसका सॉरी फायदा बताता हूँ कि ये जो हमने ये डॉलर साइन लगाया है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, वैल्यूज के अंदर आके हम ये ब्रैकेट ये वाले लगाएंगे। ठीक है, अब 10 वैल्यूज है तो हम 10 ब्रैकेट लगा देते हैं और क्लोज कर देते हैं साथ ही। इसी तरह बाकी ये 1 2 3 4 5 6, अच्छा, और इन ब्रैकेट्स के अंदर आके आप p डॉट, अब ये यहाँ देखें, ये हम प्रॉपर्टी कॉल कर रहे हैं आईडी की, उसकी यानी कि उसका गेटर वाला पोर्शन कॉल हो रहा है। पहला आईडी है तो आईडी, दूसरा फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम। अब ये देखें, मुझे कोई इसको क्या कहते हैं वो नहीं करना पड़ा, और अपना मुझे कोई इसको कंकैटिनेशन प्लस वो और सेपरेट नहीं करना पड़ा, मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर लगा रहा हूँ। ये जो इसका सिंटेक्स, इसका कलर भी आप देखें थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रिंग प्लेस होल्डर्स है। इसका एक और भी तरीका है वो, लेकिन ये जो तरीका मैं कर रहा हूँ ये उस दूसरे ऑप्शन से भी ज्यादा बेहतर है। वो है, हम बेसिकली 0 1 2, जैसे आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी उसमें स्कैन एफ जैसे होता था, तो उस या प्रिंट एफ में आप परसेंटेज डी वगैरह देके वो फॉर्मेटेड, यानी कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग या प्लेस होल्डर्स इन सी शार्प आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पे हेल्पिंग मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, किताब में भी ये दिया हुआ है।
तो ये जो है ये इसी तरह हम बाकी भी सारे यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन एक चीज अभी इसके अंदर देखनी है, वो ये है कि अगर कॉलम की डेटा टाइप इंटीजर है या फ्लोट यानी डेसिमल है, ठीक है, यानी कोई नंबर है, तो उनको छोड़ के बाकी अगर डेट है या वारचार है या टेक्स्ट है, कुछ भी है जिन कॉलम्स की, उन कॉलम्स से इधर ये ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के बाद, यानी वो वैल्यू सिंगल कोट्स में जाएंगी। अब डबल कोट्स तो पहले लगे हुए हैं, डबल कोट्स तो ये देखे ना, इधर से स्टार्ट हो रहे हैं डबल कोट्स और खत्म हो रहे हैं इधर, तो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट नहीं लगाने, हमने सिंगल कोट में वैल्यू भेजनी है, ठीक है। ये उन कॉलम्स के जो हमारे हैं, क्या कहते हैं, वारचार है या डेट है, ठीक है, उनके लिए, और सिंगल कैरेक्टर जो है उसके लिए भी, जैसे जेंडर के लिए। तो ये चीजें जो है वो, क्योंकि हमारे ये बाकी सारे वही हैं, सिर्फ आईडी हमारा इंटीजर था, जेंडर भी हमारा जो है वो कैरेक्टर ही है, तो बाकी सबके इर्द गिर्द हम पहले ब्रैकेट्स के इर्द गिर्द अंदर वैल्यू लिखने से पहले ही लगा देंगे, ताकि हमें पता हो कि हमने लगा दी है ब्रैकेट के इर्द गिर्द। ब्रैकेट जो है ना वो सिर्फ वैल्यू लिखने के लिए, ब्रैकेट साथ नहीं जाएंगे। ये जो है डेट भी अगर होती तो वो भी इसी तरीके से ही उसके इर्द गिर्द भी आते, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें फॉर्मेट करना पड़ता है पहले। लास्ट नेम, फिर उसके बाद जेंडर है हमारा, तो पी डॉट ये जेंडर, इसी तरह हम बाकी सारे लिख लेंगे। ये मैंने लिख लिया। अब इसका तरीका क्या है कि एक तो ये कि आप इसको इधर वैल्यू से पहले आके, क्योंकि इतना आगे चला गया, वैल्यू से पहले आके आप एंटर करेंगे तो ये देखिए इसने ये इसको इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज किए, प्लस लगाया, यानी कि कंकैटिनेशन, यानी दो हिस्सों में, दो लाइनों में तकसीम कर दिया। उसके बाद दूसरे वाले पे जो है वो बाकी स्ट्रिंग इधर है, उसके शुरू में भी फिर अलग से ये लगाया है और वैल्यू सारी इधर आ रही है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका क्या था, इस प्लस से भी बचना है तो, ऑल्दो कि ये नुकसान नहीं है, चलें दूसरा तरीका इसका हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, वरना अभी वो जो है कंफ्यूजन हो जाती है। ये अब इसमें देखें अगर आपके ये जो सीक्वेंस है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी, स्टेट, इसको अगर हम यहाँ वाले उसमें कंपेयर करें, हमारा जो वो है हमारा टेबल है, से अगर हम इसको कंपेयर करें तो टेबल में हमारे जो कॉलम्स का सीक्वेंस है वो जेंडर के बाद एड्रेस, सिटी, स्टेट है, जेंडर के बाद एड्रेस, सिटी, स्टेट, और मैं सिटी, स्टेट और एड्रेस भेज रहा हूँ। अगर मैं कोड में आपको दिखाऊं, एक मिनट, मैं यहाँ पे जेंडर के बाद सिटी, स्टेट और एड्रेस भेज रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये पेरेंट के बाद जो, यानी कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और उसके बाद ब्रैकेट में पहले कॉलम्स के नाम लिखे हैं, ये टेबल में जो कॉलम्स के नाम है, तरतीब मैंने अपनी मर्जी की दी है, तो फिर इस तरतीब, जो ये तरतीब दी है, इस तरतीब के लिहाज से मैंने वैल्यू यहाँ लिखी है। ठीक हो गया? तो इस तरह याद रखना आसान है कि क्या क्या कॉलम्स है और मैं किस तरतीब से भेज रहा हूँ। वो वाली तरतीब हमें वहां से याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस तरह दी है। मैं अगर मैं इनको यहाँ से स्किप कर दूंगा, सबको इनको यहाँ से स्किप कर दूं, मतलब इंसर्ट इनटू सिर्फ पेरेंट, तो फिर अब मुझे अब ये एरर आएगा, मुझे इसको सीक्वेंस जो भेजना पड़ेगा, वरना सिटी, अगर जेंडर के बाद वहाँ सिटी, जेंडर के बाद वहां पे है एड्रेस, फिर सिटी, स्टेट है, तो अब ये सिटी वाली वैल्यू एड्रेस में जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो ये गलती हो जाएगी। या फिर मैं सीक्वेंस फिर वो वाला फॉलो करूँ, और वो मुश्किल है याद रखना। तो ये हमारी स्ट्रिंग में हमने क्यूरी लिख ली बेसिकली, ठीक है। क्यूरी मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट को ही कहते हैं, बाकियों को हम स्टेटमेंट ही, टेक्निकली स्पीकिंग जो है वो स्टेटमेंट कहते हैं बाकी सबको, क्यूरी सिर्फ सेलेक्ट होती है।
तो अभी ये तो सिर्फ स्ट्रिंग है, इसका भी डेटाबेस से तो कोई ताल्लुक नहीं है। डेटाबेस के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे एसक्यूएल कमांड, ठीक है। बल्कि मैं इसका नाम कमांड cmd टेक्स्ट रखता हूँ उस वेरिएबल का, और इसका नाम मैं रखूंगा कमांड, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इस कमांड के जो है वो क्या कहते हैं, हमारे दो ये चार कंस्ट्रक्टर है, जिसमें से हम ये तीसरा वाला यूज करें, जिसमें पहले स्ट्रिंग में कमांड टेक्स्ट और दूसरे में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे। तो कमांड टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ये है। वैसे हम इसको अलग से आके भी सेट कर सकते हैं, अगर ये आपको समझ नहीं आती तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके cmd.command_text इज इक्वल टू, ये इसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं हम, कमांड टेक्स्ट जो हमने स्ट्रिंग दिया है वो, और cmd.connection इज इक्वल टू कॉन नाम रखा है उसका, ठीक हो गया। तो कॉन, अब हम बेसिकली ये है कि एग्जीक्यूट करने से पहले, अभी ये यहाँ पे ओपन करना ये इजाफी है, हम इसको ये सारा काम करने के बाद कनेक्शन ओपन, और उसके बाद हम करेंगे अपना cmd कमांड, जो हमने ये MySQL कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका है जो इंसर्ट अपडेट डिलीट है उनके लिए फंक्शन कॉल होना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और अगर जो सेलेक्ट है उसके लिए एग्जीक्यूट रीडर। वो हम सेलेक्ट करके देखेंगे जब, तो उसकी तरफ आएंगे, ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। इसी से पता चल रहा है कि इंसर्ट अपडेट डिलीट आर नॉट क्यूरीज, सेलेक्ट को क्यूरी कहते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, क्योंकि ये क्यूरी इसलिए नहीं है क्योंकि क्यूरी कोई रिजल्ट लेकर आती है, यानी रोज लेकर आती है, और वो सिर्फ सेलेक्ट लेकर आती है। इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है ये सिर्फ ये बताती है कि आपको कितना डेटा, यानी कितनी रोज इंसर्ट हुई है, कितनी डिलीट हुई है, कितनी अपडेट हुई है। इस वक्त तो ये एक ही रोज जा रही है, एक ही ऑब्जेक्ट सेव हो रहा है, और ये हमें रिटर्न करवाता है, ये देखिए इंट, ये नंबर ऑफ रोज रिटर्न करवाता है। मैं इंट रोज इज इक्वल टू ये कर लेता हूं, अगर तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस इसका कोई पैरामीटर नहीं है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अगर मैं इसको आके चेक कर लेता हूं कि इफ रोज ग्रेटर देन 0, एक रो भी इंसर्ट हुई है, तो फिर रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट का मैंने वेरिएबल बनाया था इधर, इसको मैं कर दूंगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही है। तो अगर रोज को इंसर्ट होंगी तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो एंड में आके हम इसी को रिटर्न करवा रहे हैं, पेरेंट डाउन, और डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट से वापस अगर जाएं तो बिजनेस लॉजिक, उससे पीछे कौन सी लेयर है, बिजनेस लॉजिक, उसको ट्रू जाएगा। बिजनेस लॉजिक लेयर जो एज इट इज उठा के उस रिजल्ट को भेज रही है फॉर्म को, तो फॉर्म के अंदर जाके हमने ये रिजल्ट रखा है कि अगर बिजनेस लॉजिक ने ट्रूथ भेजा है तो हम उसको फिर यहाँ पे मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड, अदरवाइज रिकॉर्ड कैन नॉट बी सेव्ड। तो ये हमारी सारा का सारा जो डेटाबेस का काम है हमारा, ठीक है, यानी ये जो क्लासेस यूज हो रही है हमारी कनेक्टर वाली, ये हमारी सारी की सारी यूज हो रही है डेटा एक्सेस में, ठीक हो गया। तो अब हम जो है वो, अभी मैं आपको दोबारा अपना ये हम देखते हैं अपना, सॉरी, ये देखें, अभी यहाँ ब्राउज में जाएं तो यहाँ पे कोई रो नहीं है, ठीक है, 0 रो। अब हम अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं और उस पर एक रो इंसर्ट करके देखते हैं। फिलहाल मैं सारे कॉलम में वैल्यूज दूंगा, ऑल्दो कि देनी जरूरी नहीं है, जो खाली होंगे वो भी चली जाएंगी, लेकिन मैं पहले जो है इसको एक दफा वैल्यू दे के, और फिर क्या कहते हैं अपना हम देखेंगे कि ये जो है सारी वैल्यू सेव हो रही है सक्सेसफुली या नहीं। तो आईडी हम 1 देते हैं, फर्स्ट नेम हम अली देते हैं, लास्ट नेम हम देते चले, फोन नंबर दे दें 0622। ये देखें हमें माउस से क्लिक करना पड़ता है, इसका भी हल हम निकालेंगे। BWP स्टेट पंजाब के टैब दबाएं तो ये तरतीबवार इस तरह चलता जाए, सेल्फ जेंडर मेल एड्रेस अदर डिटेल्स, हम इसको सेव करेंगे, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव लिखा है, ठीक हो गया। अब मैं आपको जाके डेटाबेस पे हम देखते हैं, इसको हम दोबारा ब्राउज करेंगे, तो ये देखें ये एक रो आ गई, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, जेंडर MI,
ठीक है, अब हम दोबारा उसी फॉर्म पे आते हैं और हम सारा खत्म करते हैं इसको। रीसेट, ये इस काम के लिए हमने रीसेट बनाया था कि ये वाला काम हम एक रीसेट का बटन दबाएंगे और ये हो जाएगा। अब आईडी में इसका 2 करता हूँ, 1 को दोबारा करेंगे तो ये सेव नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी की रखी हुई है हमने और प्राइमरी की मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, बेशक ये करके देख लें। ये तो वैसे वो फर्स्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी वो ये कह रहा है, तो हम यहाँ पे अब इसको आईडी इसका 2 रखते हैं। चलें, बाकी आईडी हम इसका चेंज कर देते हैं। आईडी हम रख देते हैं, नाम रख देते हैं शुएब, लास्ट नेम। अब हमने कहा था कि फर्स्ट नेम एम्प्टी नहीं हो सकता और जेंडर नहीं हो सकता एम्प्टी, एड्रेस और होम फोन भी हम दे देते हैं और एड्रेस हम दे देते हैं लाहौर। ठीक है, अब मैं 1 के साथ अगर इसको सेव करता हूँ तो रिकॉर्ड कैन नॉट बी सेव्ड। ये अभी हमने, अब ये नहीं पता कि क्यों नहीं सेव हो रहा। ठीक है, इसके लिए हम अब एक्चुअल मैसेजेस शो करवाने शुरू करेंगे, वो हम देखते हैं कैसे करना है। फिलहाल अभी उसको हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे। और आईडी अगर मैं 2 के साथ इसको करता हूँ तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड। अब ये देखें मैंने नेसेसरी फील्ड्स दिए हैं सिर्फ और ये सेव हो गया। अब हम आते हैं अपने टेबल के अंदर, फिर इसको ब्राउज करेंगे तो ये दूसरी रो। अब ये देखें जिनमें नहीं मैंने डेटा दिया, लास्ट नेम कुछ नहीं आ रहा, यहाँ खाली है। सिटी कुछ नहीं आ रही, स्टेट प्रोविंस कुछ नहीं आ रहा, सेल फोन अदर डिटेल्स कुछ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने इनको अलाउ नहीं किया था, तब ये रिकॉर्ड एंटर इसने करने दिया। तो ये था हमारा पूरा सीक्वेंस। मैं दोबारा एक दफा इसको रिकैप कर देता हूँ, सारी फाइल्स क्लोज करके। सबसे पहले जो हमारा है वो हमारे पास है फॉर्म, और वो फॉर्म के उसमें ये है फॉर्म। उसके सेव के बटन पे हमने पहले तो वैलिडेशन की, फॉर्म की इनपुट वैलिडेशन। उसके बाद फिर हमने उतने वेरिएबल्स बना लिए जितनी हम फॉर्म पे हमारी फील्ड्स लगी हुई हैं, उनके ऊपर वो कन्वर्जन जो करनी है करके हमने उनके अंदर वैल्यूज रखी। फिर हमने अपनी मॉडल की क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया। ये मॉडल की क्लास हमने पहले डिफाइन की हुई थी। मॉडल की क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में वो सारी वैल्यू सेट की। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू या एक एक करके जैसे मर्जी आप करना चाहे। फिर हमने किसका, बिजनेस लॉजिक का सेव का मेथड कॉल कर लिया। बिजनेस लॉजिक का सेव का मेथड क्या करता है, वो वो मॉडल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता है, फिर बिजनेस लॉजिक लगाता है और उसके बाद आगे सेव कर देता है। बिजनेस लॉजिक मैंने कुछ नहीं लगाई। ठीक है, डेटा एक्सेस का सेव का मेथड कॉल कर देता है। डेटा एक्सेस का सेव का मेथड क्या लेकर जा रहा है, वो भी मॉडल का की क्लास का ऑब्जेक्ट लेकर जा रहा है और वो वो क्या करेगा, वो कनेक्शन बिल्ड करेगा, इंसर्ट की स्टेटमेंट चलाएगा। उसके बाद रिजल्ट अगर आता है तो उसकी बेस के ऊपर एक वेरिएबल को सेट करेगा और वो वेरिएबल हम एंड में यहाँ से रिटर्न करवाएंगे। ठीक हो गया, ये रिटर्न होके वापस किसको आएगा, बिजनेस लॉजिक की क्लास को आएगा। अगर हम वापस बिजनेस लॉजिक में जाएं, बिजनेस लॉजिक की क्लास में लेकर आएगा और वो एज इट इज हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। ये नहीं किया कि इसको पहले किसी वेरिएबल में रखे और उस वेरिएबल को रिटर्न करवाएं, डायरेक्टली रिटर्न करवा दिया। वैसे ये काम ये हो रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। इंट रिजल्ट डेटा एक्सेस से आया वो, सॉरी इंट नहीं है, बूलियन है। बी कैपिटल के साथ है या स्मॉल के साथ बूल रख ले। ठीक है, और इसको मैंने रिटर्न रिजल्ट करवा दिया एज इट इज। और ये जो ये वैसे इजाफी है, डायरेक्ट भी हम इसको यहाँ से जो ये भेज रहा है उसको रिटर्न करवा सकते हैं जैसे पहले लिखा था। तो बिजनेस लॉजिक से वो वापस जहाँ कहाँ से बिजनेस लॉजिक में कंट्रोलर से आता है, तो कंट्रोलर में हम वापस जाते हैं। ये बिजनेस लॉजिक का सेव का मेथड, ये रिजल्ट में जो भी उसकी वैल्यू आएगी यहाँ भूल रखा है तो कंसिस्टेंट रहे। वैसे ये एक ही उसके दो नाम है क्लास के, इसको भी भूल रखे। ठीक हो गया, यहाँ भी हम भूल कर देते हैं। और जो डेटा एक्सेस की क्लास है उसके अंदर भी हम इसको भूल कर देते हैं। सॉरी, ठीक हो गया जी। अब ये कंसिस्टेंट हो गया, सारा एक जैसा हो गया। तो बिजनेस लॉजिक से हम वापस कंट्रोलर पे आए। कंट्रोलर पे जो है हमने वो
जो बिजनेस लॉजिक ने सेव जो भी किया उसकी बेस पे हमने चेक कर लिया कि अगर वहां से ट्रू आया तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव, अदरवाइज। अब इसी तरीके से हमारे लोड का फंक्शन बनेगा, अपडेट का, डिलीट का। अपडेट और डिलीट आप बना सकते हैं अभी, क्योंकि वो इसी तरह नॉन क्यूरीज होंगी। लोड पे हमें जरा सेलेक्ट की स्टेटमेंट लगा के आईडी की बेस पे हम वैल्यूज लेकर आएंगे कि सेलेक्ट कॉलम्स के नाम या स्टैटिक फ्रॉम पेरेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, वो ला के फिर रीडर एग्जीक्यूट, रीडर कैसे होता है, फिर वैल्यू निकाली कैसे जाती है और उसके बाद फॉर्म के ऊपर शो कैसे करवाई जाती है, और वैल्यूज हमारे पास डेटा एक्सेस में आएंगी तो डेटा एक्सेस से हमने वापस कैसे लेकर आनी है वो सारी की सारी चीजें। यहाँ भी वो मॉडल की क्लास का ऑब्जेक्ट यूज होगा कि हम पूरा ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करवाएंगे, बजाय 10 वैल्यूज जो यानी 10 कॉलम जो आ रहे होंगे वो वैल्यू। और वैसे भी आपको पता है कि फंक्शन वैल्यू भी एक ही रिटर्न करवा सकता है। रिटर्न टाइप तो एक ही होती है, चलो पैरामीटर तो 10 हो भी सकते थे लेकिन रिटर्न टाइप तो एक ही होती है। तो एक क्या अगर 10 वैल्यूज रिटर्न करवानी है तो फिर ये है कि वो एक किसी ऑब्जेक्ट में डाल दे और उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दे। तो लोड का बाकी अपडेट डिलीट आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं इसके लिए एक और चीज ये कह रहा था कि अभी फिलहाल जब मैंने ये चलाया है, अगर मैं इसको एक दफा दोबारा आपको चला के दिखाऊं तो इसके अंदर एक मसला ये आ रहा है कि इसके अंदर मसला आ रहा है कि मैं जब इसके ऊपर जाके आईडी मैंने फॉर एग्जांपल 3 दिया, उसके बाद टैब दबाता हूँ ना, तो टैब देखें किधर, ये इधर पहुंच गया टैब, फिर इधर पहुंच गया, फिर इधर, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है। वो जिस हिसाब से आपने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए थे ये उस तरह मूव कर रहा है। अब मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस की तरतीब तो ये कर दी है, नाम भी उनके सेट कर दिए हैं, लेकिन मैं अब इनको टैब मैं चाहता हूँ इसके बाद जो है, एक मिनट, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके आईडी के बाद फर्स्ट नेम पे आए, फिर लास्ट नेम पे आए, फिर होम फोन पे आए, फिर सिटी पे आए, इस तरह करके। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि मैं यहाँ टैब दबाऊं तो इधर आए, इधर टैब दबाऊं तो इधर आए, फिर आखिर अदर डिटेल्स पे टैब दबाऊं, इसके बाद इधर आना है या इसके बाद आना है वो तय करके, फिर अगर अदर डिटेल से सेव पे, सेव से लोड पे, लोड से अपडेट पे, डिलीट पे। इसके लिए ना ये जो भी हमारे जितने भी कंट्रोल स्क्रीन के ऊपर लगे हुए होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं टैब सीक्वेंस या टैब ऑर्डर। ये इसका हम टैब थोड़ा ये A to Z सॉर्ट करके इसमें, और इसका टैब इंडेक्स होता है, ठीक है। तो टैब इंडेक्स हम इसका कर देते हैं 0 से स्टार्ट कर दें या 1 से 1। इसका टैब इंडेक्स इस प्रॉपर्टी उसको पिन करके एक एक करके सिलेक्ट करते जाएं, इसको 2 कर दें, फिर इधर आके इसको 3 कर दें, इधर आके इसको 4 कर दें, इधर आके इसको सॉरी 5। ये असल में लेबल्स के भी सेट हुए हुए थे, इस वजह से ये आगे से शुरू हो रहा है 6। अब लेबल्स को तो हमने क्लिक नहीं करना, ये जो ये लेबल लगे हुए ये आईडी फर्स्ट नेम इनको तो हमने नहीं करना। 7 इसका हम करेंगे टैब इंडेक्स 8, इसका 9, 10 और इसी तरह बाकी सारे हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इनको सेट कर दिए, ठीक हो गया। इनकी मतलब मैं क्लिक करता गया और इधर से टैब इंडेक्स मैंने वो करते गया। इसका शॉर्टकट भी होता है, वो हम इनको मेरा ख्याल है कि कंट्रोल कॉल करके और शॉर्टकट की होती है जिससे हम कंट्रोल और करके जब जिन कंट्रोल्स पे जिस सीक्वेंस में क्लिक करते जाते हैं उसी सीक्वेंस में उनके टैब इंडेक्स खुद से सेट होते जाते हैं। वो चेक कर लीजिएगा या मैं बता दूंगा आपको। वैसे ये तो एक एक करके किया, उसकी शॉर्टकट की भी होती है इधर विजुअल स्टूडियो में। अच्छा, एक चीज ये, दूसरी चीज ये भी होती है कि हर फॉर्म का ना एक जब अब ये फॉर्म सिलेक्ट हुआ हुआ है इस वक्त देखें आप, अगर वो कैसे पता चलेगा, प्रॉपर्टीज में देखें क्या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर ये सिलेक्ट किया हुआ है तो txt एड्रेस आ रहा है, इसे खाली जगह पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आ रहा है। इसके दो बटन होते हैं, एक इसका एक्सेप्ट बटन होता है और एक इसका कैंसिल बटन होता है। वो मैं बताता हूं। ये एक्सेप्ट बटन, ठीक है। ये है कि जब फॉर्म चल रहा होगा और आप इसके बाद एंटर दबाएंगे तो कौन सा क्या काम करना है, कौन सा बटन का क्लिक इवेंट वो करना है, ठीक है। हम उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये सेव का बटन डिफॉल्ट है कि जब भी एंटर करेगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है। या लोड हो जाए, लोड का रख लेते हैं एक्सेप्ट बटन। एक्सेप्ट बटन होता है कि जब फॉर्म के ऊपर आके कोई एंटर प्रेस करता है, कहीं भी एंटर प्रेस करता है फॉर्म के ऊपर क्लिक करके, तो क्या होगा,
और इसी तरह एक इसका कैंसिल बटन भी होता है। कैंसिल बटन वो ये है कि अगर फॉर्म के ऊपर आके एस्केप प्रेस होता है तो क्या एस्केप से अगर हमने क्लोज कराना है तो हम कैंसिल का ये वाला जो बटन है इसके पीछे हम क्लोज की कोडिंग ही करेंगे और रीसेट के ऊपर खाली भी। तो एंटर पे हम ये कर सकते हैं कि लोड करवा दें और एस्केप पे हम इस फॉर्म को क्लोज करवा दें। तो इस कैंसिल बटन में से यहाँ से फॉर एग्जांपल ये बटन जो लगे हुए हैं कोई एक बटन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैंसिल बटन से हम कैंसिल ही सेलेक्ट कर देते हैं और एक्सेप्ट बटन से हम जो है वो फिलहाल सेव का कर देते हैं। लोड की तो हमने कोडिंग की नहीं है, चले लोड का कर देते हैं। तो लोड की भी कोडिंग नहीं हुई, वो हम क्या कहते हैं जब लोड की कोडिंग करेंगे तो वो यूज होगा। यानी मैं यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 या 4 एंटर करूंगा और एंटर करूंगा तो वो क्या कहते हैं अपना 2 या 3 या 4 वैल्यू जो भी दूंगा आईडी दूंगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो लोड ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। मुझे आके क्लिक नहीं करना लोड पे, ना टैब दबा के यहाँ तक पहुंचता है। तो ये टैब इंडेक्स सेट करने के बाद एक दफा मैं फॉर्म चला के आपको दिखाता हूँ। इधर आने के बाद अब ये देखें, अब ये सीक्वेंस से जा रहा है, ठीक है ऐसे। ठीक हो गया, ये है। तो ये था हमारा सारा सीक्वेंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे आपने अपने सेव अपडेट डिलीट और लोड के मेथड्स बनाने। अभी मैंने सेव का ये दिया, इसी तरह आप अपडेट डिलीट का कर सकते हैं। लोड की मैं एक और एग्जांपल कुछ दिन तक अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।